अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम इंटरनल एनर्जी और हीट एंड वर्क के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब बलूचिस्तान सिंध की क्लास 11th चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में मौजूद हैं। और यही टॉपिक्स केपीके और कैम्ब्रिज की क्लास 11th में भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको हीट फ्लो एंड वर्क और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी को। हम जानते हैं कि मैटर जो है ये मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। मैटर चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, गैसेस फॉर्म में हो, ये मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, मॉलिक्यूल्स। और अगर हम मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन देखें तो ये एक या एक से ज़्यादा एटम्स पे से मिलकर बनती हैं, यानी कि एक या एक से ज़्यादा एटम पर मॉलिक्यूल जो है बेस करते हैं। वन और मोर एटम, वन और मोर देन वन, मोर एटम्स, ठीक है। तो अच्छा, अब हम जो है वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की, यानी कि एक पूरे ऑब्जेक्ट की, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या फिर गैसेस फॉर्म में है, अगर बात करें तो हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन भी पाई जाती है। ठीक है, अट्रैक्शन भी पाई जाती है, यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है मिलकर एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्शन भी होती है। और फिर हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स की मोशन भी होती है। मोशन जो है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हमें जो है वो नज़र आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स जो हैं ये हम देखेंगे। तो बहरहाल मोशन भी होती है। अब अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो फिर इसका मतलब यह है कि अट्रैक्शन की वजह से जो है वो कोई एक एनर्जी होगी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के पास, तो उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। टेंशियल एनर्जी, टेंशियल एनर्जी यानी कि पीई। ठीक है। और फिर अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन की वजह से भी एनर्जी होगी, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो अब हमने कहा था कि मोशन की बहुत मतलब मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं, तो मोशन की टाइप्स को ही अगर हम पहले डिस्कस करें तो इसका मतलब ये है कि फिर काइनेटिक एनर्जी की मुख्तलिफ टाइप्स जो हैं वो हो सकती हैं। तो अच्छा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अब अगर एक मॉलिक्यूल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन चेंज करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम रिप्रेजेंट करें, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये अगर यहाँ से जो है वो यहाँ पे अपनी पोजीशन चेंज करता है, या चलें यहाँ पे जो है वो आ जाता है, तो फिर हम इस दौरान में देखते हैं कि इसने अगर अपनी पोजीशन चेंज की है, एक लाइन के अलोंग इसने मोशन की है, तो इस किस्म की मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल मोशन। ये दोबारा से लिख लेते हैं ताकि एन जो है वो क्लियर रहे हमें यहाँ पे। ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। तो एक तो ये मोशन हो सकती है, और दूसरी जो तो इस वजह से, इस मोशन की वजह से जो फिर एनर्जी होगी, यानी कि इस फॉर्म में जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, ट्रांसलेशनल के ई। अच्छा, और अगर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे हम डाइटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है जी, यानी कि मॉलिक्यूल हमारे पास जो है वो दो एटम से मिलकर बना है।
तो स्टूडेंट्स फिर इन दोनों एटम्स के दरमियान में बॉन्डिंग होगी और फिर जो है वो देखा जाता है कि ये बॉन्डिंग जो है ये एक स्प्रिंग की तरह से बिहेव करती है, ठीक है, एक इलास्टिक स्प्रिंग की तरह से बिहेव करती है। अब उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि फिर मॉलिक्यूल जो है अपनी मीन पोजीशन के लॉन्ग वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है, ये वाला भी वाइब्रेट करेगा और इस तरह से ये वाला भी वाइब्रेट करेगा। तो इस किस्म की मोशन मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल मोशन कहलाती है, ठीक है। यानी कि दोनों की ओवरऑल मोशन वाइब्रेशनल मोशन को एडअप करें तो मॉलिक्यूल की टोटल, दोनों एटम्स की वाइब्रेशन को एडअप करें तो मॉलिक्यूल की टोटल वाइब्रेशनल मोशन हमें मिल जाएगी। तो वाइब्रेशनल वाइब्रेशनल तो वाइब्रेशनल मोशन के केस में फिर जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल के पास, वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है जी। और एक और तरह की मोशन जो है वो मॉलिक्यूल में देखने में आती है और वो कौन सी मोशन है, वो रोटेशनल मोशन है, ठीक है। इसी तरह से हम एक डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है अपने ही बॉन्ड बॉन्ड के एक्सेस के अलोंग जो है वो रोटेट कर सकता है, यानी कि ये इस तरह से भी रोटेट कर सकता है या फिर ये जो है वो इस फॉर्म में भी रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो इस केस में जो है वो अपने ही एक्सेस के अलोंग जो मोशन है ये रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल रोटेशनल मोशन। तो इस केस में फिर जो इस मोशन में जो एनर्जी होगी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी की तीन टाइप्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। सॉलिड में सिर्फ वाइब्रेशनल होती है, जबकि लिक्विड्स में हमें ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल भी मिलती है, रोटेशनल भी किसी हद तक, और गैसेस में तीनों फॉर्म में हमें जो है वो एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है, ट्रांसलेशनल भी, वाइब्रेशनल भी और रोटेशनल भी। ऑल काइंड ऑफ काइनेटिक, ऑल काइंड ऑफ के ई और प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस पीई। तो ये यानी कि ये सम जो है ये एक्चुअली ये कहलाता है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। यानी कि सिस्टम के पास किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जीज का सम अप होता है उसको एज अ होल, यानी कि सिस्टम की जो एनर्जी होती है उसको हम इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कहते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी जो है वो किन किन ऑब्जेक्ट्स के किन किन जो क्वांटिटीज़ के चेंज होने से जो है वो चेंज इंटरनल एनर्जी में चेंज आ सकता है। अच्छा, इंटरनल एनर्जी को हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फिर हम जो है वो डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी ये डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब देखते हैं कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक तो देखें कि अगर हम सिस्टम को हीट जो है वो दें, हीट जो है वो अगर हम सिस्टम को दें या सिस्टम से हीट जो है वो निकालें तो फिर क्या होता है, उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज होता है और हम जानते हैं कि टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड है एवरेज काइनेटिक एनर्जी से, और फिर इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो उसमें उसकी हीट एनर्जी पे डिपेंड करती है, यानी कि अगर सिस्टम को हीट दें या उससे हीट निकालें तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है, टेम्परेचर में चेंज की वजह से। अगर हीट देंगे तो इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा और अगर हीट निकालेंगे तो इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी। तो अच्छा, तो एक तो ये फैक्टर हो गया और दूसरा हम देखते हैं सिस्टम पे अगर हम मैकेनिकल वर्क करें, हम सिस्टम पे मैकेनिकल वर्क की बात कर रहे हैं। सिस्टम पे अगर हम मैकेनिकल वर्क करें किस फॉर्म में करेंगे, हम सिस्टम को सपोज कि हमारे पास एक गैस है उसको कंप्रेस करें, या हमारे पास कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसको आप ज़ोर से हिट करें, ज़रब लगाएं, तो फिर उसमें हम देखते हैं कि उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि वर्क डन जो हम कैलकुलेट करते हैं वो पी डेल्टा वी से कैलकुलेट करते हैं। ये तो प्रेशर हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखा है, सिर्फ वॉल्यूम में चेंज जो है वो रिप्रेजेंट किया है, लेकिन हम प्रेशर में भी चेंज जो है वो भी हमें वर्क जो है वो दे सकता है, लेकिन उस दौरान में वॉल्यूम में चेंज आना लाजमी है, ठीक है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वर्क डन नहीं होगा। एनी हाउ हम देखते हैं कि वर्क डन जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है इंटरनल हीट एनर्जी से, यानी कि हम सिस्टम को अगर हीट एनर्जी दें तो वर्क डन खुद करता है, और सिस्टम पे वर्क डन करें तो सिस्टम में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो फिर इस तरह से वर्क जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है हीट क्यू से, जैसे कि हम वर्क और हीट के टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तो फिर इसका मतलब ये है
कि हीट जो कि टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो फिर इस तरह से टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम पे अगर वर्क डन होगा या सिस्टम अगर वर्क डन करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो वर्क पे भी डिपेंडेंट है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, मज़ीद बात करते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हम वर्क डन करें या फिर हम हीट दें, अल्टीमेटली वो सिस्टम में इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि सिस्टम में जब चेंज यूनिफॉर्म हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि जब सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो उस केस में हम हीट एनर्जी को, जो हीट एनर्जी हमने दी है या जो वर्क डन किया है सिस्टम ने, या सिस्टम पे जो वर्क डन हुआ है, उसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे का सारा जो है वर्क हो या हीट एनर्जी हो, वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका होता है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। तो इंटरनल एनर्जी को अगर हम ग्राफिकली कैलकुलेट करना चाहें, और हम ग्राफिकली जो है वो ये करते हैं कि दो पॉइंट्स जो हैं लेते हैं जिनमें हमारे पास दो स्टेट्स हैं सिस्टम की। ठीक है, हमारे पास सपोज के कोई गैस है जिसकी दो स्टेट्स हैं। एक इनिशियल स्टेट जो है, उस स्टेट पे प्रेशर जो है वो पी ए है और वॉल्यूम जो है वो वी ए है। और एक और उस स्टेट पे, यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पॉइंट है हमारे पास जो कि इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। और इस स्टेट पे जो टेम्परेचर है वो टी ए है। ठीक है, और फिर हम अगर जो है वो एक और स्टेट जो है वो चेंज कर दें, स्टेट गैस की, और उस स्टेट पे हमारे पास प्रेशर जो है वो पी बी है और वॉल्यूम जो है ये वी बी है। ठीक है, तो इस केस में हम देखते हैं कि इनिशियल फाइनल्स जो हमारे पास जो स्टेट्स आ रही हैं सिस्टम की, वो आ रही हैं पी बी वी बी। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है सपोज के वो टी बी हो चुका है। ठीक है, तो अब अगर हम इंटरनल एनर्जी में चेंज कैलकुलेट करना चाहें, तो फिर जो है वो हमें पाथ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल जो है वो चेक करना पड़ेंगी स्टेट्स। ठीक है, तो पाथ जो है वो गैस कोई भी फॉलो करे, चाहे C1 फॉलो करे चाहे C2 फॉलो करे, ये पाथ डिपेंडेंसी नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करेगी। तो स्टूडेंट्स, बात करेंगे हीट एंड वर्क की। तो हीट जो कि एनर्जी की एक फॉर्म है, और जब एनर्जी फ्लो हो रही होती है टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, तो उस एनर्जी की उस फॉर्म को हम हीट कहते हैं। अब वर्क से मुराद मैकेनिकल वर्क है। तो फिर हम देखेंगे कि वर्क और हीट का आपस में क्या रिलेशन है, किस तरह से एक सिस्टम जो है वो हीट के मुताबिक वर्क कर सकता है, या वर्क करते हुए जो है वो हीट प्रोड्यूस कर सकता है। तो यानी कि हम इनका आपस में रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ पे फिर हम एक सिस्टम ले लेते हैं, और ये सिस्टम हमारे पास इस तरह से है कि हमारे पास एक गैस है जो कि एक सिलेंडर में है, और सिलेंडर में एक पिस्टन भी है। यानी कि पिस्टन जो है वो हमने एडजस्ट किया हुआ है सिलेंडर के ऊपर, और ये पिस्टन जो है ये मूवेबल पिस्टन है। अच्छा, इनिशियली हम कहते हैं कि यहाँ पे इसका जो ये गैस जो है इसका प्रेशर जो है, इस पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो इस पिस्टन का प्रेशर अप्लाई हो रहा है। इस पिस्टन के प्रेशर को हम पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब पिस्टन पे खुद से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है, या पिस्टन का अपना वेट जो है वो प्रेशर प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो बहरहाल पिस्टन की वजह से जो है वो एक कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई हो रहा है इस गैस पे। और यहाँ पे फिर गैस का जो वॉल्यूम है, इस केस में गैस का जो वॉल्यूम है यहाँ से यहाँ तक, जो ये ओवरऑल सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम कवर करी है गैस, इसको हम वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक्सटर्नल साइड हमने रिप्रेजेंट की है। वॉल्यूम जो है टोटल टोटल इसका होता है पूरे के पूरे इसके अंदर जो भी स्पेस कवर कर रहा है सिलेंडर के अंदर गैस कवर कर रही है, उस वो पूरे का पूरा वॉल्यूम कहलाएगा गैस का। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं वी। ठीक है, ये वॉल्यूम है, और इसको एक्चुअली इसको V1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट वॉल्यूम है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, और हीट प्रोवाइड करते हैं तो एक्सपेंशन होती है, गैस एक्सपेंड करती है।
एक्चुअली गैस के मालिक्यूल जो हैं वो उनको एनर्जी मिलती है। यहाँ पे हम जो है ये कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि गैस के मालिक्यूल्स को हीट एनर्जी मिल रही है। जब हीट एनर्जी मिल रही है तो उनको उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और हम जानते हैं कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। और फिर हमें ये भी पता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, सॉरी, टेम्परेचर जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है वॉल्यूम से। टेम्परेचर जो है डायरेक्टली रिलेटेड है वॉल्यूम से। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये वॉल्यूम है और यहाँ पे जो है वॉल्यूम जो है इसको हम V2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और वॉल्यूम में ये चेंज कैसे आएगा और इसकी वजह से क्या होगा, और एक्चुअली वर्क डन से ये किस तरह से ये सारी चीज़ रिलेट कर रही है, ये हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि इनिशियली पिस्टन की जो स्टेट थी वो यहाँ से हम अगर कंपेयर करें तो वो ये वाली थी, और यहाँ से फिर यहाँ तक जो है वो मूवमेंट आई है पिस्टन की। ठीक है, तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं डेल्टा वाई से, वाई एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि जो है वो मूवमेंट हो रही है, तो यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है, तो डेल्टा वाई से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, डेल्टा वाई के पिस्टन ने एक डिस्टेंस कवर किया है डेल्टा वाई अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन इस दौरान में जो प्रेशर पिस्टन का था, यानी कि ऊपर से जो प्रेशर जो गैस पे अप्लाई हो रहा था, वो हमने चेंज नहीं किया। ठीक है, वो पी ही है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे वर्क की। हमने पहले तो देखा कि हमने हीट एनर्जी क्यू जो है वो सप्लाई की है। ठीक है, क्यू जो है वो हमने सप्लाई की है हीट एनर्जी, जिसकी वजह से गैस में एक्सपेंशन हुई है, गैस का टेम्परेचर बढ़ गया है और उसमें उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। तो अब हम वर्क की बात करेंगे। हम जानते हैं स्टूडेंट्स के वर्क डन जो है ये इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड के, यानी कि अगर यहाँ पे हम बात करें तो वर्क डन W इज इक्वल टू ये बराबर होगा फोर्स, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा वाई है। ठीक है, और फोर्स हम अगर चेक करें तो प्रेशर और क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो है वो मल्टीपल हो सकता है, यानी कि प्रोडक्ट हो सकता है। प्रेशर और फोर्स कैसे आपस में एरिया के प्रेशर और एरिया का प्रोडक्ट जो है वो फोर्स से किस तरह से रिलेट करेगा, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एरिया है स्टूडेंट्स, ये पिस्टन का जो एरिया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया की हम बात करें, जो यहाँ से यहाँ तक इसके बेस के नीचे नीचे जो एरिया आएगा उसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। और हम देख रहे हैं कि इतना ही बेस एरिया जो है वो इस सिलेंडर का भी बन रहा है। ठीक है, इस बेस एरिया को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और हम देख रहे हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, बेस एरिया जो है ये यहाँ पे भी उतना ही है, यहाँ पे भी इस सिलेंडर के लिए भी उतना ही बेस एरिया होगा। ठीक है, कैपिटल ए से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम देखते हैं कि इस एरिया पे प्रेशर जो है, प्रेशर जो सिलेंडर का अप्लाई हो रहा है ये इस बेस एरिया पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर जो है P इज इक्वल टू एफ ओवर ए होता है, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय पिस्टन ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। और इतनी ही फोर्स जो है वो गैस मॉलिक्यूल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे पिस्टन पे, इतनी ही फोर्स जो है वो पिस्टन पे अप्लाई करेंगे गैस मॉलिक्यूल्स। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स है F इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा P इंटू ए। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स की एग्जर्टेड फोर्स है। तो जब उनको हमने एनर्जी दी और यानी कि हीट एनर्जी दी, वो एक्सपेंड हुए, तो इस फोर्स को यूज़ करते हुए उन्होंने सिलेंडर को जो था वो एक डिस्टेंस डेल्टा वाई मूव करवा दिया। ठीक है, तो अब हमने ये जो इक्वेशन बनाई थी जिसको मैं इक्वेशन 1 कह रहा हूँ, तो इसमें फोर्स की ये वाली वैल्यू जो कि हमने ड्राइव की है F इज इक्वल टू पी ए, ये पुट करें तो W हमारे पास फिर आ जाएगा, यहाँ पे इसको चले 2 कह देते हैं ताकि कन्वीनियंट रहे, क्लियर रहे कि हम कौन कौन सी क्वेश्चंस यूज़ कर रहे हैं। तो F की जगह हमारे पास आ जाएगा प्रेशर इनटू एरिया और फिर इनटू डेल्टा वाई डिस्प्लेसमेंट कवर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ सिलेंडर जो है वो हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देता है। तो यहाँ पे एक्चुअली टोटल लेंथ नहीं है, जितनी लेंथ जो मूव हुई है सिर्फ उतनी ही लेंथ है। बहरहाल ये उतना वॉल्यूम जो कवर किया है गैस ने, यानी कि उतना वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन आई है ये उसके बराबर होगा, यानी कि ए और डेल्टा वाई जो है ये वॉल्यूम कवर्ड बाय गैस या चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो हम लिख सकते हैं, यानी कि डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस। यहाँ पे हम लिख लेते हैं चेंज इन वॉल्यूम वॉल्यूम
ऑफ गैस। हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है गैस का जो है वो बढ़ गया है अब, ठीक है। ये क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इतना यहाँ तक वॉल्यूम था, लेकिन अब वॉल्यूम जो है वो ये सारा का सारा ये स्पेस जो है सारा का सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है गैस। तो बहरहाल अब ए डेल्टा वाई की जगह जो हमने ये वाली इक्वेशन बनाई है, इसकी जगह इस पे हम डेल्टा वी अगर पुट करें तो डब्ल्यू हमारे पास फिर आ जाएगा, यहाँ पे फिर W हमारे पास आ जाएगा, P जो है वो एज इट इज़ प्रेशर आ जाएगा, और A डेल्टा वाई की जगह हमारे पास डेल्टा V आ जाएगा। तो फिर इस तरह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो चेंज इन वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर का प्रोडक्ट होगा, तो वर्क डन होगा। और ये कब वर्क डन हुआ, हमने जब हीट एनर्जी जो थी वो गैस को गैस को सप्लाई की। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वर्क डन जो है एक्चुअली इक्वल टू हीट सप्लाइड है, यानी कि Q इज इक्वल टू W है। और लेकिन ये स्टूडेंट्स हम आइडियल केस डिस्कस कर रहे हैं कि सारी की सारी एनर्जी जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो रही है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता।